दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। आज की कहानी उन 9 पर्वतारोहियों के रहस्यमय ढंग से मृत मिले घटना पर आधारित है, जो रूस के बर्फीले और निर्जन उराल पर्वतों की ऊंचाइयों में स्थित एक स्थान जिसे आज दियात्लो पास के नाम से जाना जाता है, वहाँ की है। यह घटना जनवरी 1959 की है, जब 9 अनुभवी पर्वतारोहियों का एक समूह, जिनमें से सभी का अनुभव और प्रशिक्षण अद्वितीय था, एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकला था। उनके मार्गदर्शक और समूह के नेता इगोर दियात्लोव, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया है। यात्रा के दौरान इन पर्वतारोहियों ने आखिरी बार 31 जनवरी को अपने शिविर से संपर्क किया। इसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। यह घटना अपने पीछे अनेक अनुत्तरित सवाल छोड़ गई और इसके कारण आज भी कई सिद्धांत और कहानियां चलती हैं। यह घटना इतनी रहस्यमयी है कि इसे आज भी वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता और रहस्य रोमांच के प्रेमी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी उसी रहस्य और आतंक की गाथा है जो इस ठंडे वीरान स्थान पर छिपा हुआ है। 1959 सोवियत संघ के उरल पर्वतों में हुई एक त्रासदी ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया। कई दशकों से अधिक सवालों को जन्म दिया। डाइकेट डाइनिंग की घटना, जिसमें 9 रूसी पर्वतारोही अज्ञात और भयावह परिस्थितियों में मारे गए, आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस घटना ने वैज्ञानिकों, षड्यंत्र सिद्धांतकारों और साहसी लोगों को समान रूप से आकर्षित किया है। इस कहानी में हम इस घटना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें इस रहस्यमय त्रासदी के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण शामिल है। डाइकेट डाइनिंग की घटना 1959 में घटी थी। इसमें उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 युवा पर्वतारोहियों का एक समूह शामिल था। इस समूह के नेतृत्व इगोर डाइकेट कर रहे थे, जो एक अनुभवी पर्वतारोही और संस्थान के रेडियो इंजीनियरिंग के छात्र थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उरल पर्वतों की कठिनाइयों का अनुभव करना और इसे सफलतापूर्वक पार करना था। इस यात्रा की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई थी और इसमें शामिल सभी सदस्य अनुभवी पर्वतारोही थे। 25 जनवरी 1959 को इस समूह ने अपनी यात्रा शुरू की। समूह के सदस्यों में शामिल थे इगोर डाइकेट, जिनेदा कोलोमोकोवा, रुस्तेम स्लोबोडिन, लुडमिला दुबिनिना, यूरी क्रिवोनिशेको, अलेक्जेंडर कोलेवाटोव, यूरी डोरोशेको, निकोलाई थिबा ब्रिग्नोल्स, सिमन जोलोटायोव और यूरी यूडिन, जो स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यात्रा के प्रारंभिक चरण में ही लौट आए थे। शायद ये उनकी खुशकिस्मती थी
जो वो इस यात्रा से लौट आए। 25 जनवरी 1959 को इस ग्रुप ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। येकातेरिनबर्ग से ट्रेन द्वारा इवदेल शहर पहुंचे, जो उरल पर्वतों के उत्तरी भाग में स्थित था। वहां से उन्होंने ट्रक द्वारा यात्रा की और विजयी शहर तक पहुंचे, जो उनकी पैदल यात्रा का प्रारंभिक बिंदु था। विजयी से आगे यात्रा में उन्होंने पहले स्कीइंग करते हुए 24 किलोमीटर की दूरी तय की और एक छोटा सा गांव जहां वो पहुंचे, वहां कुछ समय के लिए रुके। इस गांव में स्थानीय मानसी जाति के लोग रहते थे, जिन्होंने उन्हें इलाके की जानकारी दी और मौसम की कठिनाइयों के बारे में बताया। 28 जनवरी को समूह उरल पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र में पहुंचे। यहीं पर यूरी यूडिन, जो समूह का एक सदस्य था, की तबीयत अचानक बिगड़ गई। यूरी को पहले से ही स्वास्थ्य समस्याएं थी, जिनमें रूमेटिक बुखार और पीठ दर्द शामिल थे। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे आगे यात्रा जारी नहीं रख सकता था। समूह के बाकी सदस्यों ने यूरी को वापस लौटने की सलाह दी। उन्होंने वापस लौटने का निर्णय लिया और अपने दोस्तों से विदा ली। उन्होंने वापस विजय की ओर प्रस्थान किया, जबकि बाकी 9 सदस्यों ने अपनी यात्रा जारी रखी। यूरी के वापस लौटने के बाद समूह ने अपने आगे की यात्रा की योजना बनाई। इगो डाइकार्ट ने अपनी डायरी में यात्रा के हर चरण का विस्तार से उल्लेख किया। समूह का अगला गंतव्य ओटोटेन पर्वत था, जो एक चुनौतीपूर्ण पर्वत था और उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी था। समूह ने 31 जनवरी को अपने मुख्य आधार बेस कैंप पर पहुंचने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने अगले दिन की यात्रा के लिए भोजन, उपकरण और आवश्यक वस्त्रों की सूची बनाई। उस दिन समूह ने तंबू गाड़ने और विश्राम करने का निर्णय लिया। इस दिन की डायरी प्रविष्टियों में मौसम की स्थिति, यात्रा की प्रगति और समूह के सदस्यों की मनोदशा का विवरण था। 1 फरवरी 59 को समूह ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और कोलात शियाकल, जिसे मृत पर्वत की कहा जाता है, की दिशा में बढ़ी। इस क्षेत्र में मौसम बहुत खराब था और बर्फीला तूफान चल रहा था। अत्यधिक बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण दृश्यता बहुत कम हो गई थी, जिससे उनकी यात्रा और कठिन हो गई थी। समूह ने शाम को एक उपयुक्त स्थान पर तंबू लगाया। इस स्थान का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि वहां से ओटोटेन पर्वत का रास्ता साफ दिखाई देता था और अगले दिन की यात्रा के लिए यह स्थान रणनीतिक रूप से सही था। तंबू लगाने के बाद उन्होंने भोजन पकाया और आपस में बातचीत की। उनकी डायरी और कैमरा में इस दिन की गतिविधियों के कई प्रमाण हैं, जिसमें उनकी योजनाएं और आपसी बातचीत का विवरण है। तंबू में रात बिताने के बाद समूह के सदस्यों ने आराम किया और अगले दिन की यात्रा के लिए तैयार होने की योजना बनाई। हालांकि इस रात कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने इस यात्रा को एक भयानक त्रासदी में बदल दिया। समूह के सदस्यों ने अपने तंबू को अंदर से काटा और अर्धनग्न अवस्था में बाहर भागे।
उन्होंने अपने जूते और गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, जो दर्शाता है कि उन्हें किसी गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा होगा। डाइकर डाइनी के समूह ने अपनी यात्रा के अंत में वापस लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वे निर्धारित समय पर वापस नहीं लौटे तो उनके दोस्तों और परिवार वालों ने चिंता व्यक्त की। यात्रा के प्रारंभिक कार्यक्रम के अनुसार समूह को 12 फरवरी तक यात्रा समाप्त करनी थी और 15 फरवरी तक विजय में एक टेलीग्राम भेजना था। जब 20 फरवरी तक कोई समाचार नहीं मिला तो संस्थान और परिवार के सदस्यों ने तुरंत एक खोज और बचाओ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। प्रारंभिक खोज अभियान में उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र और शिक्षक शामिल थे। ये लोग सबसे पहले उन क्षेत्रों की ओर बढ़े जहां समूह के सदस्यों को आखिरी बार देखा गया था। उन्होंने स्थानीय मानसी जाति के लोगों की भी मदद ली, जो इस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह जानते थे। जब प्रारंभिक खोज से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला तो सोवियत सेना और स्थानीय पुलिस को भी शामिल किया गया। हेलीकॉप्टर, स्की ट्यूब्स और खोजी कुत्तों की मदद से खोज अभियान को और विस्तारित किया गया। 26 फरवरी को खोजी दल ने अंततः समूह के तंबू का पता लगाया। तंबू का दृश्य बेहद अजीब और भयावह था। तंबू बर्फ में अंदर से कटा हुआ था, जो यह दर्शाता था कि समूह के सदस्यों ने किसी आपात स्थिति में इसे अंदर से काटकर बाहर भागने का प्रयास किया था। तंबू के अंदर और आसपास के निशान तंबू के अंदर समूह के अधिकांश सामान सुरक्षित थे, जिनमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और जूते शामिल थे। तंबू के बाहर नंगे पैरों के निशान मिले, जो दर्शाते थे कि सदस्य बिना उचित कपड़ों के ही बाहर भागे थे। पैरों के निशान बर्फ पर स्पष्ट थे और वो तंबू से एक दिशा में जाकर खत्म हो गए थे। कुछ निशान पेड़ों की ओर जाते थे, जबकि कुछ निशान दूसरी दिशा में फैलते थे। तंबू के आसपास के क्षेत्र की गहन खोज करने पर खोजी दल को धीरे धीरे समूह के सदस्यों के शव मिलने लगे। पहले 2 शव यूरी डेरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशिको के शव तंबू से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे पाए गए। वे अर्धनग्न अवस्था में थे और उनके शरीर पर जलने के निशान थे। उनके आसपास छोटे छोटे आग के अवशेष पाए गए, जो यह दर्शाते थे कि वे आग जलाने का प्रयास कर रहे थे। इगोर डाइकैट का शव पेड़ से थोड़ा दूरी पर पाया गया। वे भी नग्न अवस्था में थे और उनके शरीर पर कुछ मामूली चोटें थी। जिनेदा कोलोमोकावोव का शव इगोर के शव से थोड़ी दूर पर पाया गया। उनके शरीर पर भी मामूली चोटें थी और वे नग्न अवस्था में थी। रुस्तेम स्लोबोडिन का शव तंबू से थोड़ी दूर मिला। उनके सिर पर एक घातक चोट थी, जो संभवतः उनकी मृत्यु का कारण बनी। मई 1959 में जब बर्फ पिघलने लगी तो खोजी दल ने अन्य 4 सदस्यों के शव एक गहरी घाटी में पाए। लुडमिला दुबिनिना का शव सबसे विचलित करने वाला था। उनकी जीभ, आंखें और कुछ अन्य आंतरिक अंग गायब थे। उनकी पसलियां टूटी हुई थी। अलेक्जेंडर कोलेवाटोव का शव भी गंभीर चोटों के साथ पाया गया। उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और उनके शरीर पर भी गंभीर चोटें थी। सिमन जोलोटायोव
के शरीर पर भी गंभीर चोटें थीं, जिनमें टूटी हुई पसलियां और सिर की गंभीर चोटें शामिल थी। निकोलाई थिबा ब्रिग्नोल्स के सिर पर गंभीर चोटें थीं, जो संभवतः उनकी मृत्यु का कारण बनी। शवों की स्थिति और उनके कपड़े, इन शवों की स्थिति बहुत खराब थी। उनके कपड़े बहुत अजीब थे। लुडमिला और सिमन के कपड़ों में रेडियोधर्मी पदार्थ पाए गए थे। इसने इस घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। शवों की स्थिति यह दर्शाती थी कि उन्हें किसी गंभीर खतरे का सामना किया होगा। उनके शरीर पर चोटें थी, लेकिन ये चोटें सामान्य दुर्घटनाओं से नहीं हो सकती थी। घटना की जांच के दौरान कई सिद्धांत सामने आए, जिनमें प्राकृतिक आपदा, मानव जनित कारण और पैरानॉर्मल घटनाएं शामिल थी। हालांकि किसी भी सिद्धांत के लिए ठोस सबूत नहीं मिल पाए। घटना की जांच के दौरान कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका। कुछ प्रमुख सिद्धांत जो सामने आए वो इस प्रकार थे। प्राकृतिक आपदा। कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना हिमस्खलन या बर्फीले तूफान के कारण हुई हो सकती है। हालांकि शवों की स्थिति और तंबू की स्थिति इस सिद्धांत को पूरी तरह से समर्थन नहीं देती। मानव जनित कारण। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह घटना सोवियत सैन्य परीक्षणों या गुप्त ऑपरेशनों का परिणाम हो सकती थी। कुछ शवों पर रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति इस सिद्धांत को बल देती है। पैरानॉर्मल या अलौकिक घटना। कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना अलौकिक शक्तियों या परग्रही गतिविधियों का परिणाम हो सकती है। शवों की विचित्र स्थिति और चोटें इस सिद्धांत को समर्थन देती हैं। डाइकर डाइनिंग की घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस त्रासदी के पीछे के कारणों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है और यह घटना इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। इस घटना ने न केवल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उलझन में डाला, बल्कि आम लोगों के मन में एक डरावनी और रहस्यमय कहानी के रूप में अपनी जगह बनाई। तो दोस्तों, ये कहानी थी उन 9 पर्वतारोहियों की जो कभी वापस ना लौट सके। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और ऐसे ही अन्य कहानियाँ सुनने और सच्ची घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और जोश और मनोबल के साथ आपके लिए अच्छी कहानियाँ प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।